बाजिल बाहर से आया तो माँ को परिवेश पर चीखता देखकर पहले तो सुस्त रह गया था। बेटे को देखकर तैयबा बेगम चुप रह गई थी। बाजिल ने एक नज़र माँ को फिर परिवेश को देखा। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। तुम कब आए? तैयबा बेगम ने बात बदली थी। आप ऐसे कैसे चला सकती हैं परी पर माँ? ये इस खानदान की बहू है और वो भी इस अंदाज में, जैसे इसे पता नहीं कौन सा जुर्म सरजद हो गया हो। बाजिल का लहजा सख्त था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझसे गलती हुई थी बस। गलती कोई भी हो, मुझे पसंद नहीं ऐसे किसी पर चलाना, और वो भी घर के नौकरों के सामने। अब तुम्हें अपनी माँ की बातें नापसंद होगी। बात किसी की भी हो, अगर कोई मेरी बीवी के साथ बुरा बर्ताव रखेगा तो मैं यहाँ ही हूँ, वो सख्ती से कहता हुआ परी की जानिब मुड़ा और इसके हाथ पकड़कर रूम में ले आया था। तैयबा बेगम सुलग कर रह गई थी। तुम्हारा क्या मसला है? कोई कुछ भी कहेगा तुम सुनती रहोगी? रूम में आते ही वो परी पर चढ़ दौड़ा था। वो इस खानदान की बड़ी हैं, डांट सकती हैं। वो इतना ही कह पाई थी। बात यह है कि इंसान को जगह और वक़्त देखकर ही कुछ कहना चाहिए। करोगी यार सरवब, ऐसे तो तुम जिंदगी में। वो बरहम था, सख्त। परी क्या बोलती, इसे तो आदत थी सब की। कुछ नया तो नहीं हुआ था। नया शायद बस ये हुआ था कि कोई इसके लिए पहली बार बोला था। वो बेड पर दोनों हाथ जोड़े बैठी थी। बादल कुछ देर इसे देखता रहा, फिर इसके हाथ थामकर इसके सामने बैठते हुए नरमी से बोला, देखो दुनिया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, ना आपकी खुशी से ना गम से। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी कबूल की है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, मगर हर जगह मैं मौजूद नहीं होऊंगा। तुम्हें अपने हक़ के लिए बोलना और लड़ना सीखना चाहिए, वरना दुनिया तुम्हें रौंद कर आगे निकल जाएगी। और जैसा मैंने कहा, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। वो मध्यम लहजे में बोल रहा था। परिवेश को पता नहीं चला कब इसकी आंखों से आंसू टपके थे। अरे वो बुखला गया था। क्या हो गया यार? बहादुर बनो, ऐसे मत करो। वो इसकी आंखों के कोनों से आंसू चुनते हुए बोला था। रिश्तों के आगे लड़ना मुझे नहीं आता है। बादल ने गहरा सांस लिया था। लड़ो मत, मगर दफा तो कर सकती, अपना बस वही कर लो। वो इसका हाथ थपथपता हुआ इसे देख रहा था। अब चलो आंसू साफ करो, ड्रेस बदल कर आ जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। वो खड़ा होता हुआ बोला तो परी चौंकी। बाहर किधर? ऐसे ही बस कहीं चलते हैं। मगर वो ताई ने बोला, मैं इनको बता दूं, फिक्र न करो। वो इनकार करना चाहती, मगर पता नहीं क्यों नहीं कर पाई थी। हम जिंदगी के बारे में जो सोचते हैं वो जिंदगी हमारे बारे में नहीं सोचती है। हम फैसला करते हैं या इरादे, और जिंदगी बहरहाल इन फैसलों और इरादों के बरक्स अपने रास्ते पर चलती रहती है। जिंदगी बहती हुई नदी की तरह है, इस पर अपनी मर्जी का बंध नहीं बांधा जा सकता है। अगर इंसान ऐसा करने की कोशिश करता है तो जिंदगी बांधे गए मर्जी के बंध के साथ इंसान को भी तोड़कर अपने साथ बहाकर ले जाती है। परिविश ये बात समझ चुकी थी कि वो जो सोचती है वो नहीं हो सकता, सो जो हो रहा है क्यों ना इसे होने दिया जाए। इस रिश्ते से वो खुश नहीं थी, मगर वो चुप हो चुकी थी। एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान अपने लिए कुछ भी नहीं सोचना चाहता, वो बस खामोशी इख्तियार कर लेता है या फिर हालात से नज़रें चुराता है और समझता है कि सब कुछ होगा। हैदर शाह के कोड़े से जवाब ने भी वही किया था। वो निकाह से इनकार कर चुके थे। तैयबा बेगम हैदर शाह को मनाने की कोशिश में थी कि वो बात मान ले तो मामला ख़त्म हो जाएगा, मगर बात बनती हुई बिगड़ चुकी थी। हैदर शाह अपने असूलों के पक्के इंसान थे। वो लचक दिखा भी देते, मगर इनके इनकार की सिचुएशन ऐसी बनी थी कि बाजिल की मुदाखलत की वजह से वो सब लोग वापसी की राह लेने लगे थे। इनके हैदर शाह के साथ सख्त रवैया रखने की वजह से
बादल ना चाहते हुए भी इस मामले में पड़ चुका था। और फिर वही था, वो निकाह छोड़कर चले गए थे। बादल ने अपने बाप की इज्जत का सोचा था, बस कौन करेगा शादी फिर इससे। इस बात से वो इस कदर भड़क गया कि बेबानक दिल खुद भी शादी का भूल गया था। तैयबा बेगम को जिस बात का डर था वही हकीकत में इनके सामने आ चुकी थी। शाह की ज़ुबान तो ज़ुबान होती है, बादल बोलकर थोड़ा परेशान तो हुआ था मगर तीर कमान से निकल चुका था। परिविश को तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। दादो खुशी से निहाल थी और हैदर शाह भी मुतमिन थे, मगर तैयबा बेगम का हाल ऐसा था कि काटो तो बदन में लहू नहीं, जो होना होता है अपने वक़्त पर ही हो ही जाता है। अब ये अच्छा था या बुरा, इसका फैसला वक़्त पर ही होना था। तो कहाँ जाना चाहोगी? गाड़ी में इसे बिठाते हुए बादल ने सवाल किया। कहीं भी जहाँ आप खुश हों। बादल ने गाड़ी स्टार्ट की और करीब ही एक रेस्टोरेंट में से ले आया था। मेन्यू भी इसने डिसाइड किया और मंगवाया। जब वेटर खाना लगा चुका तो बादल ने इसे देखा जो सहमी हुई बैठी थी। लोग समझेंगे मैं तुम्हें अगवा करके लाया हूँ। बादल ने बात शुरू की। ऐसा नहीं है, लग तो ऐसा ही रहा है। बादल ने इसकी कैफियत देखते हुए कहा था। आपको ताई से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, इन्हें लगेगा मैंने कुछ कहा है आपको। अरे तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई है अभी तक। बादल ने मुंह बनाया। फिर भी वो बड़ी हैं। बादल ने गहरा सांस लिया था। बड़े होने का सबूत भी देना चाहिए इनको। वैसे भी मैं जानना इनको, वो अपनी ही जिद में होती हैं। बरवक़्त मैंने सिर्फ हक बात की। बस तुम या कोई भी और होती तब भी मैं ऐसा ही करता। वो कुछ नहीं बोली थी। चलो अब खाना खाओ। बादल ने हुक्म दिया तो परिविश आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने लगी थी। बादल सोचने लगा था कि इसका क्या करेगा। जैसा इसका मिजाज था वो तो अल्लाह मियाँ की गाय बनी हुई थी और वो जानता था कि माशरा इसे ज़िबा कर देगा। तैयबा बेगम का बादल और परिविश को एक साथ देकर सुलग जाती थी। इनकी शुरू से कोशिश रही थी परिविश बादल से दूर रहे। इन्हें अपने शौहर की सखावत और बादल की नरम दिली से हमेशा धड़का लगा रहता था। इसलिए जब बादल की तालीम मुकम्मल होने की करीब थी तब उन्होंने जल्दी में रिश्ता देकर परिविश को अपने घर से निकालने की थी। मगर किस्मत के आगे इनकी एक नहीं चली थी। वो अपनी चालें चल रही थी और किस्मत अपनी इनकी ख्वाहिश थी कि बादल की शादी इनकी छोटी बहन की बेटी इंसा से हो जाए। वो हार नहीं मानना चाहती थी। वो इन औरतों में से थी जिनकी ज़िद कभी ख़त्म नहीं होती, यहाँ तक कि वो अपनी ज़िद के आगे किसी को भी कुर्बान कर लेती हैं। वो अपनी इन्हीं सोचों में गलता लौन में टहल रही थी जब बादल वहाँ आया। हम कल नारान का गान के लिए जा रहे हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ज़रूर जाओ। अंदर से वो सुलग गई थी मगर उन्होंने लहजा कंट्रोल रखा था अपना। बादल ने सर हिलाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तैयबा बेगम ने सोच लिया था अब वो मीठी छुरी बनेगी। तैयारी कर लो, कल हम हनीमून के लिए जा रहे हैं। बादल ने परिविश को बताया तो वो चौंकी। क्यों? क्यों का क्या मतलब हुआ? हनीमून पर क्यों जाते हैं? वो हल्का सा मुस्कुराया था। परी का चेहरा सुर्ख हुआ था। इतने दूर जाना ज़रूरी है क्या? हम यहीं कहीं घूम आते हैं। कभी कभी पास आने के लिए दूर जाना पड़ता है बेगम। वो इसके करीब होते हुए सरगोशी के अंदाज में बोला था। वो बदक कर पीछे हुई। क्या कर रहे हैं आप ऐसे? वो पीछे हटते हुए घबरा कर बोली। वो मज़ीद इसके करीब हुआ था। इसे पास आना कहते हैं। परिविश की दिल की धड़कन तेज़ होने लगी थी। वो इस कदर करीब आ गया था कि इसकी परफ्यूम की महक इसे अपने अंदर से आती हुई महसूस होने लगी थी। तुम इतना डरी क्यों रहती हो? इसके लाल चेहरे को देखते हुए वो पूछने लगा था। आप प्लीज़ ज़रा दूर होकर बात करें। इसकी कुर्बत से घबराई हुई वो ममनाई थी।
دور ہونے کے لیے نہیں ہوں یہاں میں، وہ مزید اسے قریب کرتے ہوئے بولا تھا۔ پریوش کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھی۔ دیکھیے، ہاں دیکھ رہا ہوں، وہ اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولا تھا۔ ہاں آپ ایسے مت کریں، میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے بولا تھا۔ وہ خوفزدہ ہرنی کی طرح لگ رہی تھی۔ بازل نے سوچ لیا تھا وہ اسے بہادر بنائے گا تاکہ وہ اپنے لیے لڑ سکے۔ وہ پیچھے کو ہوا تو پریوش کی سانس میں سانس آئی تھی۔ تمہیں مجھ سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ جو اپنے ہوتے انہیں اپنایا جاتا ہے، ان سے ڈرا نہیں جاتا ہے۔ پریوش کیا بولتی، اسے کسی نے کبھی اپنایا ہی نہیں تھا، وہ تو بس اپنے خول میں قید رہتی تھی۔ تمہیں بولنا چاہیے، کہنے سے باتیں سلجھ جاتی ہیں۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہوتا ہوا بولا تھا۔ مگر مجھے کہنا نہیں آتا، مطلب ایسا کچھ نہیں کہ کہوں، ہمارے پاس ہمیشہ سے ہی کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، اگر کوئی سننے کی کوشش کرے تو۔ تمہارے پاس بھی ہوگا کچھ نہ کچھ۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ سوچنے لگی اس کے پاس کہنے کو کیا ہے، یا کیا وہ بازل سے کہہ سکتی ہے۔ وہ بازل کو دیکھنے لگی خاموشی سے۔ وہ بے شک وضیع تھا، خوبصورت اور سحر انگیز۔ اسے دیکھ کر کبھی وہ سوچ نہیں سکی تھی وہ اس کا شوہر ہو سکتا ہے، مگر قسمت کے کھیل، جو بھی تھا اب وہ اس کا شوہر تھا۔ گاڑی شمال کی طرف رواں دواں تھی۔ وہ مبہوت سے گزرتے ہوئے حسین مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ بازل گاہے بگاہے ایک نظر اس پر ڈالتا اور پھر سڑک پر نگاہیں جما لیتا۔ وہ آج صبح ہی نکلے تھے، راستے میں ناشتہ کر کے وہ اب پھر سفر پر گامزن تھے۔ راستے خوبصورت تھے اور شاید ہم سفر بھی۔ سڑک ندی کے کنارے بھاگ رہی تھی اور کبھی کبھی کہیں سے برف پوش پہاڑ انہیں دکھائی دے کر اوجھل ہو جاتا تھا۔ تاریکی پھیلنے کے قریب وہ گیسٹ ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ وہ سارا دن سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی سردی کی لہر میں اضافہ ہوا تھا۔ بازل نے آتش دان میں خشک لکڑیاں جلائی تھیں، جبکہ پریوش کپڑے بدلنے گئی تھی۔ بازل نے شیشے کے باہر دیکھا جہاں دھند آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ برقی روشنی میں دھند کا پھیلاؤ واضح ہو رہا تھا۔ پریوش خاموشی سے بازل کے پاس آ کر بیٹھ چکی تھی۔ ان کے درمیان لکڑی جلنے کی چٹکنے کی آوازیں تھیں۔ بازل نے پریوش کو دیکھا تھا، آگ کی روشنی میں اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ بازل کی نظریں اس کی گردن سے ہوتے ہوئے اس کے سینے پر آ رکی، گلے سے جھانکتے ہوئے سینے کی لکیر۔ بازل نے گہرا سانس لیا۔ بازل کو کافی کی طلب ہونے لگی تھی، سو باہر گاڑی سے کافی کا سامان اٹھا لایا تھا۔ یہ کس قدر خوبصورت ہے، کافی بنا کر اسے دیتے ہوئے پریوش نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، جہاں دھند میں لائٹیں دیا بن کر ٹمٹما رہی تھیں۔ ہاں سو تو ہے، کافی کا سپ لیتے ہوئے بازل نے کہا۔ ایک لمحہ جس میں سکون ہو کس قدر خوبصورت ہوتا ہے۔ لکڑی چٹکنے کی آوازیں، دھند پھیلتی ہوئی سردی کا عجیب سا احساس۔ یہ گیسٹ ہاؤس بازار سے ہٹ کر تھا، سو عجیب سی خاموشی کا سما تھا۔ وہ دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، سو جلدی اٹھ کر بستر میں چلے گئی تھی۔ بازل کافی دیر وہاں بیٹھا رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے احساس ہوا کوئی اس کے سینے کو چھو رہا، ایک نئے لمس کا احساس جو عجیب سا نشہ طاری کر دینے والا تھا۔ ایک ہاتھ جو اس کے سینے کی گرمی کو چھوتے ہوئے نیچے کا سفر طے کر رہا تھا۔ پریوش کا وجود عجیب سے سرشاری سے لبریز ہو رہا تھا، اور پھر اسے محسوس ہوا جیسے دو ہونٹ اس کے سینے کی تپش میں پگھلتے ہوئے دیوانہ وار اسے چومتے ہوئے اس کے پیٹ اور پھر شلوار میں چھپے دو ہونٹوں سے ٹکرائے تھے۔ ایک سسکی کے ساتھ اس کی آنکھیں یکدم کھلی تھیں۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ اس کی نگاہوں کو اندھیرے سے مانوس ہونے میں وقت لگا تھا۔ بازل ساتھ سویا ہوا تھا۔ کھڑکی سے باہر ہلکی ہلکی بارش گرنے لگی تھی۔ کیا وہ خواب تھا یا بازل؟ پریوش کو سمجھ نہیں آئی تھی۔
इसे अपने बदन पर 2 होंठों का एहसास अभी तक हो रहा था। ये अजीब सा एहसास था, ऐसा एहसास जिसमें खौफ और लज्जत दोनों ही थे। मगर वो क्या था, ख्वाब या बादल या कौन, वो समझ नहीं पाई थी। सुबह की मध्यम रोशनी ने धुंध की चादर से झांका तो बादल की आंखें नींद से खुल गई। सामने का मंजर दिल फरेब था। वो गहरी नींद में सोई थी, शरीर बालों की लट चेहरे को चूम रही थी और इसके घेरे बांध से इसका शोला बदन हुस्न दावत नजारा दे रहा था। बादल ने गहरा सांस लिया और बिस्तर से उठ बैठा। अगर वो इसे देखता रहता तो शायद वो अपने आप पर काबू न रख पाता। वो खामोशी से उठकर बाहर आया और सिगरेट पीने लगा। पेरिस और न्यूयॉर्क की ज़िंदगी में इसका वास्ता बहुत सारी हसीनाओं से पड़ा था। औरत का बदन बादल के लिए नया नहीं था। वो सैकड़ों हसीनों के जिस्म का जाम पी चुका था, मगर वो बादामी रंग की लड़की में अजीब सी कशिश था। बादल वापस रूम में पड़ी विश को जगाने आया तो वो अब सीधी लेटी थी। बिस्तर की सलवटों में बिखरा हुआ, सांचे में ढला बदन, धड़कते हुए सीने की समंदरी लहरें। बादल बेख्तियारी से आगे बढ़ा और इसके लबों पर लब बेउसत कर दिए। क्या कर रहे हैं आप? इसे धक्का देती हुई वो बेदार हुई थी। जो मेरा हक है वही, वो सुकून से कहता हुआ दोबारा इस पर झुका था। परे हटें, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप मेरे साथ। वो उठ बैठी थी। क्यों नहीं कर सकता हूँ? बादल को इसका अंदाज बुरा लगा था। वो इसकी बीवी थी और ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे वो कोई अजनबी हो। बस नहीं कर सकते आप। बादल आगे बढ़ा और इसके बाजुओं को पकड़ते हुए इसे अपने करीब किया और इसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम मेरी बीवी हो और मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। जी नहीं, वो बादल के बाजुओं में कसमसा कर रह गई थी। बादल ने जवाबन इसे बेड पर गिरा दिया था। मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत से पेश आ रहा हूँ और तुम इतना सब कुछ होने के बावजूद उल्टा मुझे ही नखरे दिखा रही हो। बादल ने गुस्से से इसे देखा था। मुझे छोड़ दें। अब नहीं छोड़ूंगा। इसे मजीद अपने करीब करते हुए बादल ने सख्ती से जवाब दिया था। आपको हो क्या गया है? बादल को खुद समझ नहीं आ रही थी कि इसे हो क्या गया था। मुझे कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है तुम्हें हुआ है, वो सर्द लहजे में कहता हुआ दूर हटा था। परी विश जो इसके यूं करीब आने से निडाल हो रही थी, इसकी जान में जान आई थी। यकीनन रात भी बादल ही था जो इसके सोते में इसके साथ कुछ कर रहा था। परी विश को यकीन हो गया था। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दोगी तो अच्छा होगा, बादल ने इसे देखते हुए कहा था। परी विश को समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। ना इसे अपने इनकार की समझ आ रही थी, ना बादल के अंदाज की। वो उलझी थी। कुछ भी हो, मगर तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो बादल। और रेली, इसने होंठ सिकोड़े और सर से पांव तक इसका जायज़ा लिया। हाँ बिल्कुल, वो गुस्से से लाल हुई थी। अब तक तो तुम्हें समझ आना चाहिए था, मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरी जान। इसे पकड़कर करीब करते हुए वो हौले से इसके कान में बोला था, पीछे हटो वरना मैं शोर मचा दूंगी। बादल ने जवाबन इसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में जकड़ा था। परी का बदन गोया सिमट कर इसके जलते हुए लबों पर आन ठहरा था। वो इसकी गिरफ्त में यूं थी जैसे कोई चिड़िया बाज के पंजों में जकड़ी हुई हो। तुम्हें हर चीज़ का डेमो दिखाना पड़ता है, वो इसके होंठों को आज़ाद करता हुआ बोला था। तुम गलत कर रहे हो बहुत, वो चिल्लाई थी। अगर तुम्हारा इशारा तुम्हारे होंठों के जाम को पीने की गलती की तरफ है तो ऐसी गलतियों की अब आदत डाल लो, वो शोही से कहता हुआ दरवाजे की सिमत बढ़ गया था और परी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई थी। परी विश की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो अकेले ही घूमने निकल गया था और अभी वापस आया था। रूम में दाखिल होते ही इसने ज़ीरो बल्ब जलाया। मोहतरमा पूरे बेड पर ही तकरीबन आड़ी तिरछी लेटी हुई ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। होंठ बूझते हुए बादल ने कोट
کرسی پر پھینکا اور کچن میں آیا جہاں خالی فریج اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ بڑبڑایا اور بنایا ہوا واپس روم میں آیا اور جان بوجھ کر دروازہ زور سے پٹک کر بند کیا۔ اس نے آواز پر ایک آنکھ کھول کر اس کو دیکھا، مگر مجال ہے کوئی مزید رد عمل دیا ہو۔ کافی دیر وہ بیڈ پر اس کے آڑے ترچھے پڑے وجود کو دیکھتا رہا۔ میں کہاں لیٹوں؟ اب وہ بن نہ گیا۔ اف، کہیں بھی لیٹ جاؤ، نیند میں ڈوبی آواز میں بولی۔ کہاں لیٹوں؟ بیڈ پر تو تم بے ہنگم طریقے سے سو رہی ہو۔ اس کے پاؤں کو پکڑ کر گھسیٹ کر اسے کنارے کرتے ہوئے وہ تپا تھا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہمیشہ کی طرح پہلے اس کی ٹانگ اس کے اوپر آئی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، مصطفیٰ نے اس کو کندھے کو تکیہ بنا لیا تھا۔ اسے کوفت ہوئی تھی جاگتے ہوئے جب وہ قریب آتا تھا تب وہ دور ہوتی تھی، اور سوتے ہوئے اسے خود پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں پڑی ہوئی ہے۔ وہ انتظار کرتے کرتے سو گیا تھا کہ کب وہ اسے شانتی سے سونے دے گی۔ صبح اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ گھڑی پر نظر پڑتے ہی وہ بری طرح چونکا۔ 10 بجنے والے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھا۔ پریوش، اس نے آواز دی، کیا مصیبت ہے یار، کیوں چلا رہے ہو؟ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کا پارا چڑھا تھا۔ ٹائم دیکھا تم نے؟ وہ غصے سے بولا۔ میں کیوں دیکھوں؟ تمہیں وقت دیکھنا نہیں آتا کیا؟ اتنے بڑے ہو گئے ہو۔ نیند میں ہاتھ چلاتے ہوئے اس نے اس کا منہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ پیچھے ہوا۔ نیند میں اس کے بڑے بڑے ناخن اس کی آنکھ بھی نکال سکتے تھے۔ یار، میں نے کیا مصیبت اپنے گلے ڈال دی ہے؟ اٹھو یار، حد ہو گئی، اسے کھینچتے ہوئے وہ بولا۔ جواب میں وہ اس کے بازو سے لپٹ کر مزید گہری نیند میں جانے لگی تو اس نے بازو کھینچا۔ یار، میں تمہارا شوہر ہوں یا تکیہ تمہارا؟ کبھی میرے اوپر پڑی رہتی ہو، کبھی سر رکھا ہوا ہوتا ہے مجھ پر، اور جب میں قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تو انکار کرتی ہو۔ سونے دو نا، وہ اسی حالت میں بولی۔ وہ اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ اچھا، جاتے ہوئے ایک سینڈوچ اور کافی بنا جانا میرے لیے بھی۔ وہ کمرے سے نکل رہا تھا جب وہ پیچھے سے جلدی بولی، پہلے ملک شیک بنا دو۔ وہ طنزیہ بولا تھا۔ سچی میں؟ اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی تھیں۔ اب مینگو والا بنانا، چینی کم ڈالنا، اور وہ فوراً ترکیب بتانے لگی تھی۔ وہ مزید رکا نہیں تھا۔ وہاں دھڑام سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر جا چکا تھا۔ بازل کو نہ تو پریوش کی سمجھ آ رہی تھی نہ اپنی۔ کبھی وہ خود اس کے پاس آ جاتی تھی اور کبھی اس کے قریب کرنے سے بھڑک جاتی تھی۔ سوتے ہوئے وہ اطمینان سے اس کے بازو پر آ جاتی تھی۔ سونے کے معاملے وہ گدھے گھوڑے بھیج کر سونے والی تھی۔ بازل ٹیرس پر کھڑا اسی الجھن میں تھا کہ وہ کیا کرے۔ نہ تو اس کے لیے عورت کا جسم نیا تھا نہ عورت، مگر وہ جو کشش رکھتی تھی عجیب تھی، ایک ایسی حیوانی کشش جو بازل کو اس کے قریب آنے کے لیے بے تاب کرتی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف جھکتا تھا۔ بازل کو ابھی تک اپنے بدن سے اس کی خوشبو پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ بازل زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر پریوش کا برتاؤ بازل کو تپا دیتا تھا۔ اگر وہ بیگانی تھی تو بیگانی بنی کیوں نہیں رہتی تھی؟ وہ پل میں تولا تو پل میں ماشا بن جاتی تھی۔